अब आपसे मैं सवाल पूछ रहा हूँ। पहली बात तो ये कि प्रधानमंत्री के ये इस भाषण के 24 घंटे हो गए, आज उसका यहाँ इस बाजार पर कोई असर इमीडिएट देखने को मिला या रोज की तरह है सामान्य? देखिए, पहली बात तो कि अभी कुछ टाइम से जो बाज़ार के हालात हैं वो थोड़ा मंदी की तरफ ही थे। उतना ग्राहक जितना हम एक्सपेक्ट करते हैं उतना मार्केट में ग्राहक पहले ही नहीं आ रहा था, क्योंकि अब हर आदमी ये सोचता है कि किसी के पास स्पेयर पैसा होता है तो वो थोड़ा सा सोने चांदी में लगा के उसकी मंदी तेज़ी करके उस पैसे को इन्वेस्ट करके कुछ पैसे कमा ले, क्योंकि उसको ये लगता है कि मैं भी अच्छे स्टैंडर्ड से रहूं, मैं भी अपने घर गृहस्थी को अच्छे से चलाऊं। तो अभी तो आज ये बात आई है, प्रधानमंत्री जी ने ये बात बोली है, तो उसके बाद अभी ये देखना, अभी कुछ दिनों में इस चीज़ का समझ में आएगा कि ग्राहकी पे इस चीज़ का क्या असर पड़ा है। लेकिन लोगों के अंदर ये बात बहुत, जैसे अभी योगेश सिंघल जी ने कहा कि अगर प्रधानमंत्री जी किसी बात को लेके कोई बात बोलते हैं, इतने बड़े उनका इतना बड़ा कद है, अगर उनकी बात फॉरेन रिजर्व को लेके इस बात को बोली गई है, क्योंकि उन्होंने जो मुद्दे देश के सामने रखे उन सब में फॉरेन रिजर्व को लेके ही चीज़ें सामने आ रही हैं। तो इसका मतलब ये साफ है कि सब लोगों को मिलके प्रधानमंत्री जी का साथ देना चाहिए, सबसे पहली बात, क्योंकि हम लोग डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं और हम लोगों ने उनको चुन के अपना प्रधान सेवक बनाया है। तो अब वो सबका फ़र्ज बनता है कि अगर वो किसी बात की आपसे रिक्वेस्ट करते हैं तो आपको सबसे पहले उनका साथ देना चाहिए। दूसरी बात, मतलब इसी तरह की चीज़ें सबके सामने आएंगी। अभी तो थोड़ा ये प्रधानमंत्री जी ने बोला है ये बात, इसके बाद समझ में आएगा 2-4 दिन में कि क्या हालात रहते हैं। देखिए, बहुत सारे लोग इस खबर के आने के बाद मुझसे ये कह रहे थे कि एक तरफ जो है सोना खरीदने को मना कर रहे हैं प्रधानमंत्री, दूसरी तरफ जितना काला धन है वो प्रॉपर्टी में जा रहा है, दूसरी जगहों पर जा रहा है, आप जाके महंगी महंगी गाड़ियाँ खरीदें। मैंने उनको कहा, यार बात ये है कि फॉरेन रिजर्व कहाँ कम हो रहा है, सोना, तेल और क्या नाम है, फर्टिलाइज़र और विदेशों में घूमने के चक्कर में जो लोग जाते हैं उसमें विदेशी मुद्रा का, अब जब पैसा यहीं का यहीं घूम रहा है तो वो समस्या नहीं, प्रॉपर्टी खरीद ले चाहे फॉरेन रिजर्व की समस्या, तो उसको लेकर के ये है। और जिस हिसाब से एकाएक 2 महीने में कम हुआ है अपने पीक से जाने के बाद फॉरेन रिजर्व, ये चिंता की वजह से प्रधानमंत्री को ये कहना पड़ा है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि अगर प्रधानमंत्री के कहे पर, जैसे लाल बहादुर शास्त्री के कहने पर लोगों ने खाने छोड़ दिया था, जय जवान जय किसान, अगर इतना ही इन प्रधानमंत्री का लोगों ने कहना मान लिया तो आप लोग का तो दुकान में शटर लग जाएगा। देखिए, मैं इसमें एक और बात रखना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत अच्छी अभी स्कीम निकाली है, EGR करके, इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट करके। वो ये नहीं चाहते कि लोग सोने में निवेश ना करें, लेकिन ये चीज़ धीरे धीरे लोगों को समझ में आएगी कि वो थोड़ा सा डिजिटाइज्ड वे में लोगों को चाह रहे हैं कि आप इसको इन्वेस्ट करें। जैसे कुछ टाइम से ETF हमारे देश में सक्रिय है, सब लोग ETF को जानते हैं, जो गोल्ड ETF है या सिल्वर ETF है, हर आदमी उसमें इन्वेस्ट करता है। जो भी थोड़ा भी समझदार आदमी है या आज की नई पीढ़ी है, जो नई जनरेशन है, वो ये चाहती है कि हम लोग जब चाहे खरीद लें, जब चाहे बेच दें, हमें किसी दुकान पे ना जाना पड़े, हमें किसी ज्वेलर के नीचे नहीं जाना पड़े। तो उसके लिए ETF जैसी चीज़ निकाली गई। ऐसे ही अब इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट जो निकाली है, ये मेरे ख्याल से 4 मई को शायद ये लॉन्च किया गया है। तो वो भी ये चाहते हैं कि आप सोने में इन्वेस्ट करें, लेकिन ट्रांसपेरेंसी रहनी चाहिए और इसमें हमारा फॉरेन रिजर्व ना खराब हो। तो ऐसा नहीं, मूल बात यह है, देखिए एक बात ये भी है कि इतनी बड़ी सोने की गोल्ड की इंडस्ट्री है, ज्वेलरी की, इतनी बड़ी सब एयरलाइंस हैं, इतना उनका बिजनेस है, अगर सब लोग विदेश जाना बंद कर दें तो वो भी एक उनके उस सेक्टर को भी उसका आघात पहुंचेगा। मूल बात यह है कि जो बात अभी कही जा रही है, जो आपने कहा, अभी कुछ एक्सपर्ट्स अभी राय दे रहे थे कि निवेश का सबसे अच्छा जो निवेश, अगर सुरक्षित निवेश आप करना चाहते हैं और भविष्य के लिए निश्चिंत रहना चाहते हैं, तो सिर्फ प्रॉपर्टी
और गोल्ड में निवेश कीजिए। ये शेयर मार्केट वो ये ETF हो जो आप बता रहे हैं कि इसका कोई भरोसा नहीं है। पूरी दुनिया में शेयर मार्केट का उछाल जिस तरह से आता जाता है, चुनाव के नतीजों से ही 36,000 की फायदा नहीं है ना जी। ETF से दुकानदार को तो फायदा नहीं है ना जी। जब तक ज्वेलरी नहीं बनेगी, ज्वेलरी बनेगी तो लोगों तक पहुंचेगी, लोगों का श्रृंगार होगा। किसी को शादी ब्याह करने हैं, किसी को कुछ करना है, तो अब वो शादी कैसे होगी बिना मंगलसूत्र के या बिना अंगूठी के? हम लोग तो अंगूठियां बनाते हैं। रहता सोने का पानी चढ़वा के, जैसे लोगों को हम बता दें, नहीं हम बता दें, बहुत लोग ये सोने की मैं जब दिखा रहा हूँ तो बहुत लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि ये 1.5 करोड़ रुपए जब हो रहा है, राजीव रंजन जेब में रख रहा है, जब निकाल रहा है, जब मंगलसूत्र का आपने बताया तो सोने का पानी भी चढ़वा देगा। इस पर भी सोने का पानी ही चढ़ा हुआ, ये देखिए पीछे से प्लास्टिक है। ये मैंने सिर्फ दिखाने के लिए कि ये अगर सोना होगा, ऐसा ही होता है, तो ये सोने की जो ईंट है वो 1.5 करोड़ रुपए से ज़्यादा की होगी। तो ये जो मामला है, आपका मामला ये बता दूँ। देखिए, हम थोड़ा सा अभी जल्दबाजी में हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कल खाली बोला है, और सिर्फ सोने के लिए नहीं बोला, उन्होंने 4-5 चीज़ों का नाम लिया, 7 चीज़ों का नाम लिया, जिसमें उर्वरक भी है। किसान किसानी करना नहीं छोड़ेगा, उन्होंने उर्वरक कम करने के लिए बोला है। इसी तरह उन्होंने पेट्रोल का यूज़ कम करने के लिए बोला। उन्होंने लोगों से अपील किया कि वो मेट्रो का यूज़ करें। ऐसे उन्होंने सोने का यूज़ कम करने के लिए बोला है। सोना तो हमारे घरों में भी इतना है, अगर हम उस सोने को रिसाइकिल करके अगर उसका ज्वेलरी बनवाते हैं तो उससे भी काम चल सकता है। उन्होंने खाली आयात बिल को ध्यान में रखते हुए इस बात को बोला है। तो अभी इसको घबराने की बजाय, ये थोड़ा हम ज़्यादा पैनिक लेने के बजाय अगर सरकार से बैठ पैनिक कौन ले रहा है? सोना का आम आदमी यहाँ खरीद पा रहा है 1.5 लाख रुपए का 10 ग्राम। सर ऐसा है, एक तरफ वो मुख्यमंत्री बने हैं टीवी के तमिलनाडु में, वो कह रहे हैं कि शादी में सोना देंगे। अभी बताए वो यही कह के मुख्यमंत्री बन गए तमिलनाडु में, 8 ग्राम देंगे। यहाँ प्रधानमंत्री कह रहे सोना मत खरीदो। अगर कहीं तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने कह दिया कि प्रधानमंत्री ने कहा है इसलिए 1 साल शादी जो होगी थोड़ा स्थगित करो, सब बड़ा खेला है क्या? ऐसा नहीं है। देखो, ये संसार है, चलता रहेगा। हम भी चाहते हैं कि देश का तरक्की हो, देश का डेफिशिएंसी ना हो, फॉरेन रिजर्व में ना हो। बट अभी ये बहुत अर्ली स्टेज है, अभी इतना पैनिक की ज़रूरत नहीं है। अभी बहुत सारी चीज़ें इसमें आएंगी, इतना कोई घबराने वाली बात भी नहीं है। पर यह कि थोड़ा साथ देना पड़ेगा, और थोड़ा सा जो गोल्ड घर में रखे हैं लोगों को उसका थोड़ा यूज़ ज़्यादा करना चाहिए। या हमें करना चाहिए उसको जैसे ही घर में कोई शादी होती है तो पुराना सोना जो घरों में अपने रखा हुआ है उसको रिसाइकिल करवा के उसका नया जेवर बनवाना चाहिए। वो लेके आए तो आपका ये 15% लेने में मेकिंग का चार्ज कटेगा और फिर नया में मेकिंग चार्ज कटेगा। वो आदमी आधा आदमी सोना खरीदने बेचने को इंदिराज के टाइम में सोना खरीदने बेचने में कॉमन मैन तो मेकिंग चार्जेस से घबरा जाता है। आज ऐसा नहीं है, आज हर तरह की मशीनें लगी हुई हैं। आप अपना सोना मशीनों पे चेक करवा के भी दे सकते हैं। सारा बिल्कुल हमारे इंडस्ट्री में ट्रांसपेरेंसी। बता दें गुरुजी, आपका नाम क्या है? गोपाल गर्ग। गोपाल जी, अगर आप छोटे शहर से सोना खरीद लीजिए, अपना जो 50 साल से ज्वेलर है उसके यहाँ से ले करके आइए। ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां शोरूम बने हैं उनके यहाँ ले जाइए रिसाइकिल कराने। वो पता नहीं कौन सी मशीन रखे हैं, उसमें डालते ही कहते हैं ये 18 कैरेट का है। जिससे आप 50 साल से खरीदते आ रहे हैं वो तुरंत कह देते हैं ये तो 18 कैरेट का है आपका। वापसी तो जन्म जात से था, अभी ये तो पहले के जमाने से हो रहा है ना। आज की जो जनरेशन है वो सारी पूरी एकदम चौकस है। 916 हॉलमार्क होता है, ये सब कुछ होता है। ये सारा जो गफला चलता आ रहा है ना, ये आज़ादी के बाद की बात है, सारा वहाँ से चलता आ रहा है। आज की जो जनरेशन है ना बहुत ट्रांसपेरेंट है, ये बात कंफर्म है। अच्छा, आप एक मिनट उनसे बात कर ली हमने। दूसरी बात मैं ये बता दूं आपको, दूसरी बात मैं ये आपको बता दूं कि हर एक नेता कोई भी दल का हो, उन सब की जो भी वीआईपी कल्चर है ना, ये सब बंद होना चाहिए। पहले वहाँ से 100%। देखिए एक बात है, प्रधानमंत्री एक मिनट आपने बात सही, एक मिनट प्रधानमंत्री को ये बात जब उन्होंने कही, साथ ही साथ उन्होंने कहा था सारे सरकारी अधिकारी पूल करके आएंगे, अब कोई गाड़ियों से नहीं चलेगा, मंत्रियों के काफिले में गाड़ियां नहीं होंगी। पहले ये भी मेरी बात सुनो, आप सब सोने के पीछे पड़े हो, इसके आगे पीछे बहुत कुछ कारण है। शिक्षण के अंदर आज फीस बढ़ा रहे हैं, शिक्षण के अंदर भी फीस बढ़ रही है ना,
तो इन वहाँ पे खर्चे क्यों नहीं कम कर रहे, और यहाँ पे सरकार पब्लिक के ऊपर प्रेशर डाल रही है। कोई भी सरकार हो, देखो मैं भी खुद भी बीजेपी का उसमें हूँ, मुझे कोई, अरे भाई उससे क्या मतलब? पर सरकार कोई भी हो, वीआईपी कल्चर बंद होना चाहिए। उसके बाद में सरकार ने जनता के ऊपर सब कुछ डोज डालना चाहिए। आप समझे बात को। और गफला जो हो रहा था वो बिफोर से हो रहा है। आज की जनरेशन बहुत ट्रांसपेरेंट है, 100% ट्रांसपेरेंट है। हमें ये लगता है, हाँ, हमें ये लगता है कि देश जो है वो एक ट्रांसफॉर्मेशन फेज में है। अभी देश जो है वो एक ट्रांसफॉर्मेशन फेज में है। जो जनरेशन है वो चेंज हो रही है, और हम जैसे जैसे डिजिटाइज्ड फॉर्म में अपने आप को आगे आगे लोग आना चाहते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि ना फॉरेन रिजर्व की प्रॉब्लम रहेगी देश में, ना रोजगार की दिक्कत आएगी, ना किसी और चीज़ की दिक्कत आएगी। ये एक टेम्परेरी टाइम होता है, एक टेम्परेरी फेज़ होता है जिसको निकालना बहुत ज़रूरी है। और सब लोग सहयोग से चलेंगे तो इतना मुझे लगता नहीं इतना बड़ा कोई मैटर है जिसकी वजह से हम लोग को इतना ज़्यादा डिस्कशन करना चाहिए। एक बात मैं बता दूं, चांदनी चौक में शायद ही कोई दुकानदार हो जो करोड़पति नहीं हो, और बहुत सारे दुकानदार हैं जो अरबपति हैं। कूचा महाजनी में तो मेजॉरिटी अरबपति हैं। अब वैसा मैं अपने कह रहा हूँ, पता नहीं इनकम टैक्स में क्या हिसाब किताब नहीं जानता, लेकिन मैं यह जानता हूँ कि कूचा महाजनी और चांदनी चौक के 80% दुकानदार यहाँ मेट्रो से आते हैं, क्योंकि यहाँ पार्किंग की समस्या, तमाम चीज़ें हैं, और वो मेट्रो से आते हैं। इतने रईस लोग, इतने सारा कस्टमर भी मेट्रो से आता है। सारे मेट्रो से। तो मैं ये जो गाड़ियों से चलने का प्रचलन है, दिल्ली जैसे शहर में आप देखिए, कभी भी ट्रैफिक में जाइए, मैं देखता हूँ अक्सर 80% गाड़ियों में अकेला आदमी चलता है। 80% उसमें इवन ऑड चला था, ऑड इवन, उससे देखिए कितना ट्रैफिक अच्छा हुआ था और पोल्यूशन। लेकिन यही बात है कि आप नॉर्मल वक्त में अगर इस चीज़ को प्रमोट नहीं करते हैं, तब तो आप 15 साल में कहेंगे कि गाड़ी ख़राब हो गई है, अब ये नहीं आना है, अब नई गाड़ियाँ आएंगी, अब ये ईवी होगी तो वो होगा, इससे गाड़ियों का और सेल बढ़ती चली जाए। हाँ भाई, अभी जैसे आप कह रहे थे कि चांदनी चौक पे या कूचा महाजनी में जितने भी सराफा और स्वर्ण व्यवसायी हैं वो करोड़पति हैं। यही डेटा सरकार के सामने रख के आज पूरे भारत के अंदर सोनारों की दुर्दशा और दुर्गति हुई है। ये जो बाज़ार है ये संगठित बाज़ार है, ये इकोनॉमिक हब है, लेकिन भारत के मैक्सिमम सोनार जो गांव देहात सुदूर बाजार बोरा चट्टी पे बैठे हुए हैं, वो भी भारत की इकोनॉमी के हिस्सा हैं। वो गरीब हैं। एक कारीगर जो बिछिया जोड़ रहा है, पायल बना रहा है, वो गरीब तबके का है। लेकिन एक फिनोमेना क्रिएट किया गया है कि सोनार बहुत करोड़पति है, और यही फिनोमेना आज हमारे दुर्दशा और दुर्गति का कारण है। आप पूर्वांचल की धरती पे चले जाइए, उत्तर प्रदेश और बिहार में लगातार आपराधिक घटनाएं होती हैं। अपराधियों के दिमाग में ये बात है कि हम अगर आधा किलो भी सामान उठा लेंगे सोनारी दुकान से तो हमारा काम हो जाएगा। और अपराधी और भ्रष्ट अधिकारी दोनों के सॉफ्ट टारगेट है हमारा समाज। भ्रष्ट अधिकारी हो या अपराधी हो, एक बार घुसता है आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने, एक बार समेटेगा, पूरी पूंजी उसकी चली आएगी। मैं इस बात का पुरजोर रूप से विरोध करना चाहता हूं। खासतौर से आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं, आप हमारे समाज को एक सहयोगात्मक रवैये के साथ सहयोग करिए कि ये संगठित बाजार हमारा मार्गदर्शक है। योगेश भाई साहब बड़े नेता है हमारे समाज के, बाबूजी अपने अनुभव के आधार पे बोल रहे थे। एक देहात में कहावत है, नया 9 दिन पुरान 100 दिन। नए जनरेशन, कई लोग बहुत तरह की बात, ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, तमाम तरह की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं ये बात दावे के साथ कह सकता हूँ कि जो पुराने अभिभावक लोग अपने अनुभव के आधार पर बात कर रहे हैं, अगर उस अनुभव को हमारा समाज और हमारे आने वाली जनरेशन, हमारी पीढ़ियाँ अगर अपनाना शुरू कर दे तो निश्चित तौर पर हम अंतिम पायदान पर बैठे हुए सोनार कारीगर भाइयों का भी भला कर सकते हैं। रही बात प्रधानमंत्री जी ने जो बात कही है, मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री इस देश के ही प्रधानमंत्री नहीं हैं, वो भारत के साथ साथ वैश्विक पटल के बहुत बड़े नेता हैं। उनकी बात लोग गंभीरता से मानते हैं। खासतौर से हमारी मातृशक्तियाँ जब प्रधानमंत्री मन की बात कहते हैं तो बहुत चाव से सुनती हैं। ऐसे में उनका ये कहना विदाउट किसी बहुत बड़े डिस्क्रिप्शन के साथ कि आप सोना से 1 साल तक परहेज करें, निश्चित तौर पर महिलाओं के दिमाग में ये फितूर जगेगा
कि हम सोना की तरफ ना जाएं, और इसका अंजाम ये होगा कि गांव देहात और बाज़ार में हमारे जो छोटे तबके के कारीगर हैं वो बेरोजगारी की तरफ रुख करने लगेंगे।